हेडलाइंस बन रहे थे, हेडलाइंस में सारी बातें आ रही थी कि बीजेपी क्यों रोक रही है। हेडलाइंस में आ गया कि इसका मतलब मोटा माल बीजेपी ने खाया है। डाकू और चोरों की जो, देखिए, अगर साध किसी को चंदा देगा तो हम क्यों डरेंगे? कोई चोर डाकू देगा हम्म। चंदा तभी ना हम डरेंगे। तो लोगों को हो गया कि 31 जून मांग रहे हैं, 30 जून मांग रहे हैं, 30 जून अगर मांग रहे हैं तो इसका मतलब चोर डाकू का जो चंदा है ये इनके पास आया है, ऐसे छिपा रहे हैं। अभी जब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद ये डिस्क्लोज हो गया तो देखे कि तो हेडलाइंस बन रहा है, तो इन्होंने इमीडिएट एक फैसला डाइवर्ट लिया कि हेडलाइंस को चेंज करो। चेंज। हेडलाइंस को चेंज करने के लिए उन्होंने केजरीवाल के घर ईडी भेज दिया और अरेस्ट कर लिया। संघ के लोग चाहते थे, क्या बीजेपी इवन की, वो चाहते थे कि किसी ढंग से इसको ट्रैप में लाके इसको, जैसे कांग्रेस को उन्होंने मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी साबित किया भाजपा ने, तो चाहते थे कि इनको भी ऐसे ही साबित करना है। लेकिन ये थोड़ा सा चालाक निकले, कहते बच के निकल रहे थे, तो इसलिए हमने फिर इनसे कहा कि भैया अब इसको अंदर डालो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है फिलहाल। तो उसके उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में अंदर डाल दिया। कोर बनिया लॉबी जो आरएसएस के साथ थी वो केजरीवाल के साथ थे, तो वो आरएसएस को भी अपना एक भय है कि अरे भाई ये तो हमारे जो निचला जो ग्रुप है उसमें डेंट मारे जा रहा था। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुए, जो पैसा लेके 25 करोड़ बैठ गए। भाई पैसा तो उसने लीकर वाला ही दिया होगा, जो कमाया होगा। जो किंग पिन, जो दिल्ली लीकर पॉलिसी का जो किंग पिन है, जिसको सॉफ्ट लॉबी बोला जाता है, उसमें एक जो मेन किरदार है वो शरद रेड्डी का है, रेड्डी, हाँ। जिसको ईडी ने लीकर वाले मामले में गिरफ्तार किया। और उसकी कंपनी का नाम है अरविंदो फार्मा। हम्म। तो अरविंदो फार्मा जब गिरफ्तार हुए थे, हम्म। उससे पहले उन्होंने चंदा 3 पार्टियों को दिया था। बीआरएस को भी दिया था, भाजपा को भी दिया था, और मेरे हिसाब से शायद टीडीपी को भी दिया था, जहां तक मेरी हम्म। जानकारी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ भाजपा को चंदा दिया, और नियर अबाउट जो मेरी जानकारी में है वो 25 करोड़ से कम चंदा नहीं है। और देखिए चंदे का कमाल, उसके बाद रेड्डी साहब जमानत भी ले जाते हैं, और सरकार विरोध भी नहीं करती उनके जमानत का। चुनाव की अधिसूचना जब जारी हो गई और उसके बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम लोग भारतीय लोकतंत्र में नहीं है, विश्व गुरु के लोकतंत्र में नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर है। ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश जल मंत्री के नाम। दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है, लोगों की पानी की किल्लत होगी, इसलिए उसका समुचित इंतजाम किया जाए और जरूरत हो तो राज्यपाल की भी मदद ले, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ईडी के हिरासत में, लोकसभा की सरगर्मी तेज होती जा रही है। क्या है अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के सियासी मायने? अगर आपको याद हो तो बीजेपी का स्टैंड रहा है कि पूरे देश में दो ही पार्टी होनी चाहिए और क्षेत्रीय दल को खत्म करें। अब सवाल ये है कि जहां-जहां वो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, वो सीट वो ऑक्युपाई नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रीय दल कई जगहों पे ऑक्युपाई कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में, ममता बनर्जी बंगाल में, आंध्रा में, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो क्या जो गिरफ्तारी है वो छटपटाहट है एक तरह का बीजेपी के अंदर, कि जो उनका एक मिशन है टू पार्टी सिस्टम, एक पार्टी को शिकस्त देना आसान होगा लेकिन जब मल्टी कॉर्नर होगा तो मुश्किल होगी। क्या है सियासी मायने, इसी पे चर्चा है। मेरे साथ संजीव पांडे साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा पर। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे साथ हैं, क्या चल रहा है जरा इस समझने की कोशिश करें। और जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हिरासत से आया है, वो भी जनता को कि कुछ समस्या ना हो इसकी अपील, इसके लिए आदेश है इनफैक्ट। तो अभी भी जनता के नब्ज को वो पकड़ना चाहते हैं और पकड़े हुए हैं। संजीव जी, स्वागत है। जी, नमस्कार सर। नमस्ते। जी, बताएँ सर, क्या-क्या चल रहा है? देखिए, जब चुनावी अधिसूचना के बाद, चुनाव की अधिसूचना जब जारी हो गई और उसके बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, तो
ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम लोग भारतीय लोकतंत्र में नहीं है, विश्व गुरु के लोकतंत्र में नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर है, जिसमें विपक्ष के एक प्रमुख नेता इमरान खान को जेल भेज दिया गया था चुनाव से पहले। उनको भी चुनाव से पहले भेजा गया था और चुनाव के दौरान उनके कई कैंडिडेटों को गिरफ्तार किया गया जो उनके समर्थित कैंडिडेट थे। तो लगभग भारत सरकार का जो बिहेवियर है वही है जैसे पाकिस्तान के अंदर जो वहां का शासक वर्ग चुनाव के दौरान कर रहा था, और बाकी संस्थाएं चुपचाप सारे ड्रामे को देख रही थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और हिरासत से बतौर मुख्यमंत्री जल मंत्री रहते हुए उन्होंने एक आदेश जारी किया है जो बीजेपी की छटपटाहट बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद थी कि इस्तीफा दे देंगे, कोई नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, फिर वहां विवाद पैदा होगा, विधायक हमें तोड़ने में आसानी होगी। ये सारी जो बीजेपी योजनाओं की जो योजनाएं थी उसको केजरीवाल साहब ने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। और निश्चित रूप से जो बीजेपी के प्लानिंग है कि बीजेपी जो प्रधानमंत्री जी की जो टॉप लेवल पे प्लानिंग है वो प्लानिंग को उन्होंने फेल किया है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि चुनाव के दौरान अधिसूचना जारी होने के बाद जी आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। कौन से मामले में गिरफ्तार किया है? लीकर घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। कमाल है कि जो लीकर का घोटाले का जो किंग पिन है वो जेल से बाहर है। वो जेल से बाहर ही नहीं है, उसने भाजपा को चंदा भी दिया है, मोटा चंदा दिया है, और वो जमानत पे भी है, मोटा चंदा भी दिया है। जमानत लेते हुए उसने कोर्ट से भी फ्रॉड किया है। मतलब कि उसने ये नहीं बताया नाम बताइए कि जरा, अपनी विस्तार से गिरफ्तारी बताइए। के बाद नाम बताइए और उसका कितना चंदा दिया, विस्तार से बताइए ना। देखिए, जो किंग पिन जो दिल्ली लीकर पॉलिसी का जो किंग पिन है जिसको सॉफ्ट लॉबी बोला जाता है, उसमें एक जो मेन किरदार है वो शरद रेड्डी का है, रेड्डी, हाँ। जिसको ईडी ने लीकर वाले मामले में गिरफ्तार किया, और उसकी कंपनी का नाम है अरबिंदो फार्मा। तो अरबिंदो फार्मा जब गिरफ्तार हुए थे उससे पहले उन्होंने चंदा 3 पार्टियों को दिया था। बीआरएस को भी दिया था, भाजपा को भी दिया था, और मेरे हिसाब से शायद टीडीपी को भी दिया था, जहां तक मेरी जानकारी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सिर्फ भाजपा को चंदा दिया, और नियर अबाउट जो मेरी जानकारी में है वो 25 करोड़ से कम चंदा नहीं है। और देखिए चंदे का कमाल, उसके बाद रेड्डी साहब जमानत भी ले जाते हैं और सरकार विरोध भी नहीं करती उनके जमानत का। तो केजरीवाल साहब को कितना पैसा गया ये तो अभी जांच के दायरे में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो बॉन्ड का जो पूरा फाइल खुला तो उसमें तो खुलासा हो गया कि वो जो मेन किंग पिन है वो भाजपा को ऑलरेडी कई करोड़ रुपया दे चुका है। और किस लिए दिया कि इस घोटाले में मैं मुख्य आरोपी हूं, हमको जमानत दिलवाओ, हमको जमानत लेने दो, और बाद में हमारी जो मदद करता है। तो कमाल है भारतीय जनता पार्टी के, नड्डा साहब अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुए जो पैसा लेके 25 करोड़ बैठ गए। भाई पैसा तो उसने लीकर वाला ही दिया होगा जो कमाया होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद ही उसको जमानत मिली है, तो क्लियर कट शो हो रहा है कि उसने भी ब्राइब किया है बीजेपी को। अब ब्राइब करने के बाद में बीजेपी ने उसको राहत दे दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई एफआईआर हुई, ना इनके किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। और उसी मामले में मुख्यमंत्री को आपने अरेस्ट कर दिया है, अपनी कस्टडी में लिए हुए हैं। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को भी सू मोटो लेना चाहिए, हाई कोर्ट को भी सू मोटो लेना चाहिए। कितना बड़ा, जब चूंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पब्लिक डोमेन में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया है, तो इसमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। फाइलों में देखना चाहिए कि जेल जाने के बाद इसने कितने पैसे दिए बीजेपी और किस लिए दिए, क्योंकि उसी मामले में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अरेस्ट हुआ है, एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता अरेस्ट हुआ है, वो मुख्यमंत्री ही नहीं है। आम आदमी पार्टी आज की डेट में एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके पास 12-13% देश भर में वोट है,
और दिल्ली और पंजाब में जिनकी सरकार चल रही है, जिनके राज्यसभा में 4 से 5 सांसद हैं, लोकसभा में 1 सांसद है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री का 400 पार का नारा जो है वो टोटल उसकी फूक निकली हुई है। 400 पार करने के लिए उन्होंने पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, अब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। अब बात है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति प्रकट हो गई थी कि आपने अरेस्ट कर दिया? देखिए, जो बीजेपी के सर्कल में इस बात की बहुत चर्चा है कि इनको समझाया गया था कि आप गठबंधन से बाहर निकलो, इंडी गठबंधन में न जाओ, क्योंकि उस गठबंधन का सीधा इंपैक्ट प्रधानमंत्री के गृह राज्य से भी पड़ता है, गुजरात से। देखिए, आम आदमी पार्टी का पंजाब से बाहर कांग्रेस से 4 राज्यों में समझौता हुआ है, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, गुजरात। हरियाणा में आपको 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 9 सीट, दिल्ली में 4 सीट मिली है आपको, कांग्रेस को 3 सीट, गुजरात में 26 में से 24 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है और 2 सीट पे आप लड़ रही है, और गोवा में दोनों की दोनों सीट कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दी है। अब गुजरात प्रधानमंत्री के गृह राज्य में जब ये गठबंधन हुआ है, तो प्रधानमंत्री और भाजपा में घबराहट तय थी, और उसकी घबराहट दिखने लगी है। कल भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेटों ने अनाउंस कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि वर्करों में बड़ा नाराजगी थी इनको टिकट देने से। बड़ोदरा की जो सांसद हैं और जो साबरकांठा के जो सांसद हैं भीखाजी ठाकुर, और बड़ोदरा की सांसद जो है वो समबेन है, वो सम भट्ट है, बेन भट्ट, चंचल बेन भट्ट या ऐसे क्या नाम है उनका। तो कहते हैं स्थानीय लोगों ने बड़ा रिवोल्ट कर दिया और उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री इतने ताकतवर है कि जो एक बार फैसला हो जाता है उसको वापस नहीं लेते। लेकिन वर्करों का प्रेशर अगर प्रधानमंत्री पे पड़ रहा है, मीन्स की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां भी जमीन खिसक रही है, और उसका कारण ये आप कांग्रेस गठबंधन भी है। दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को परेशान कर दिया, हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन ने परेशान कर दिया, चंडीगढ़ की 1 सीट है वो भी कांग्रेस को आपने छोड़ी है, और वो गठबंधन की वोटें वहां पे अगर नगर निगम के हिसाब से देखें तो गठबंधन की वोटें वहां 60% पड़ी थी नगर निगम में, और गठबंधन अगर जमीन पे काम किया तो वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये जो सारी परिस्थितियां बन गई, दूसरी जो सबसे बड़ी परिस्थिति जो बनी है इनके लिए कि जो इनका जो वेलफेयर स्कीम जो है वो बीजेपी के जो प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी के रास्ते में एक बाधा है, क्योंकि बीजेपी एकदम ही नहीं चाहती कि देश के जो गरीबों को कुछ भी फ्री में मिले, चाहे फ्री बस हो, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे जो महिलाओं को पेंशन की योजना हो। अब अभी चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि नगर निगम में उनका मेयर हो गया, वो तो सारा घटनाक्रम आपको पता ही है कि अनिल मसीह साहब ने क्या किया था आपके कैंडिडेट को हराने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको जब काफी ज्यादा लताड़ पड़ी, आपका मेयर हो गया। तो आपने एक प्रस्ताव नगर निगम में पास करके भेज दिया गवर्नर को कि शहर के हर घर को 20,000 लीटर फ्री हम पानी देंगे, फ्री पानी पर डे। अब इससे पूरे बीजेपी में खलबल मच गई। पानी वहां पे इतना महंगा है कि पानी के बिल में 1500 सैनिटेशन चार्ज और 1500 रुपया कोई और चार्ज लगा के 3-3 हजार रुपया का पानी खर्च करिए ना करिए, आपको 3,000 रुपया एक स्टैंडिंग बिल भेज रहे हैं, जिससे शहर के लोगों में बड़ा रोष है। मतलब कि पिछले 5 सालों में वहां का जीवन शैली को, आम जो जरूरत की चीजें, पानी, बिजली, इतनी बीजेपी ने वहां महंगी करी है कि लोग परेशान है। वैसे में आम आदमी पार्टी ने पार्किंग को फ्री करने का फैसला लिया और साथ में ये पानी को फ्री करने का फैसला लिया, बीजेपी में भगदड़ मच गई। दिल्ली में महिलाओं के लिए 1,000 रुपए का देने का फैसला लिया था, 1,000 रुपया हम महिलाओं को देंगे, पेंशन देंगे, जो भी महिला सम्मान के नाम पे। ऑलरेडी महिलाओं को बस फ्री होने के कारण प्रति माह 2 से 3,000 रुपए की सब्सिडी मिल ही रही है, फायदा मिल ही रहा है। तो एक महिला को 4,000 रुपया प्रति माह जब फायदा हो रहा है तो बीजेपी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो महिलाएं बीजेपी के छोड़कर उधर आपकी तरफ जाएंगी। बीजेपी को ये नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि विधानसभा के बाद एमसीडी भी भाजपा से आपने छीन ली थी। बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बनकर सामने आ गई।
तो ये जो सारी घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी में बड़ी घबराहट थी, लेकिन इससे ज्यादा घबराहट आरएसएस कैंप में। अच्छा। हाँ, आरएसएस कैंप का ये कहना था, हमने किसी आरएसएस के किसी पदाधिकारी से बात करी कि भाई इनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी, ये तो आप ही के लोग हैं, ये तो बी आपकी टीम बी टीम कहते है। हैं लोग, हाँ, बी टीम कहते हैं हम लोग। ये तो बी टीम है, बी टीम को ऐसे थोड़ी गिरफ्तार किया जाता है। कहता है समस्या तो यही थी कि हमारी बी टीम के रूप में इनका प्रचार हो रहा था, हम इनको लाना चाहते थे उस फ्रंट पे कि ये प्रो मुस्लिम बने और हमको हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने में मदद मिले। लेकिन ये उस चीज में फेल हो जा रहे थे हम लोग कि इनको हम प्रो मुस्लिम नहीं बना पा रहे थे। ये कहीं ना कहीं जब हम प्रो मुस्लिम बनाने की इनको कोशिश करते थे तो ये कोई ना कोई पतली गली से निकल लेते थे। तो हमारी वो चाल जो है वो फेल हो रही थी, इसलिए हमें हमें परेशानी हो रही थी कि हमारा जो लोअर डोनर है, खास करके नॉर्थ इंडिया में गोयल, मित्तल, गर्ग, जो ये जो बनियों के जो सब कास्ट हैं वो आरएसएस के लोअर डोनर हैं। तो कहता है कि हमारे तो आरएसएस के जो लोअर डोनर है वो तो ये बेचारे लोग हैं, भाजपा के और नरेंद्र मोदी के डोनर बेशक बहुत बड़े जो उनकी पार्टी के डोनर है वो गौतम अदानी और मुकेश अंबानी है, लेकिन हम लोग तो 70 साल से जो अपना जो संगठन चला रहे हैं आरएसएस, वो तो गोयल और गर्ग के डोनेशन से चला रहे हैं। और कहता है गोयल और गर्ग वाला जो पूरा कैंप था, चूंकि केजरीवाल हिसार का बढ़िया है और गोयल, गर्ग, मित्तल, गुप्ता, ये जितने भी आपको जो नॉर्थ इंडिया में हैं, अब वो जो जितने भी लोग हैं वो जो है वो केजरीवाल की तरफ हुए जा रहे हैं। इवन कि दिल्ली में भी कोर बनिया लॉबी जो आरएसएस के साथ थी वो केजरीवाल के साथ थे। तो वो आरएसएस को भी अपना एक भय है कि अरे भाई ये तो हमारे जो निचला जो ग्रुप है उसमें डेंट मारे जा रहा था। अब देखिए मैं उसका एक उदाहरण समझाना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र सीट पे केजरीवाल ने एक बढ़िया कैंडिडेट उठा रहा है, सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, बहुत बड़े व्यापारी हैं, बड़े व्यापारियों में नाम आता है। अब वहां पे भाजपा की स्थिति हो गई कि भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। नायब सिंह सैनी उनके कैंडिडेट थे जो मुख्यमंत्री बन गए, और नायब सिंह सैनी की पॉपुलैरिटी तो आप जानते ही हैं, उनकी पत्नी जिला परिषद में तीसरे नंबर पे आई थी चुनाव जब लड़ी थी। तो इन्होंने उसके एवज में बहुत कोशिश करी कि नवीन जिंदल खुद चुनाव मैदान में उतरे, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाए, और नवीन जिंदल जो बहुत बड़े जिंदल स्टील के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उतरे चुनाव मैदान में। अब नवीन जिंदल जो है कांग्रेस में थे, बातचीत चली, नवीन जिंदल से चैनल खोला गया कि आप कुरुक्षेत्र से उतरिए, जो आपका जो कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट। नवीन जिंदल ने मना किया। नवीन जिंदल की पत्नी को फिर कहा कि उनको उतार दिया जाता है, सालू जिंदल नाम है उनका, उनको उतारा जाए, वो उन्होंने ही मना कर दिया। अब देखिए केजरीवाल भी हिसार से, जिंदल भी हिसार से। केजरीवाल के पिताजी जिंदल के कंपनी में पहले काम करते थे, तो बढ़िया कनेक्शन और इतना नेट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि बीजेपी जिंदल को भी नहीं तैयार कर पाई कि केजरीवाल के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ाए, जो गुप्ता जी के खिलाफ लड़ा दे। तो बीजेपी आरएसएस के लोगों का कहना था कि इस तरह की जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं और हमारे जो निचला डोनर का जो एक तबका उधर जो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था, और हम चाहते थे, संघ के लोग चाहते थे, या बीजेपी इवन की वो चाहते थे कि किसी ढंग से इसको ट्रैप में लाके इसको, जैसे कांग्रेस को उन्होंने मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी साबित किया भाजपा ने, तो चाहते थे कि इनको भी ऐसे ही साबित करना है। लेकिन ये थोड़ा चालाक निकले, कहते बच के निकल रहे थे, तो इसलिए हमने फिर इनसे कहा कि भैया अब इसको अंदर डालो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है फिलहाल। तो उसको उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में अंदर डाल दिया। एमसीडी का जाना, दिल्ली एमसीडी चूंकि बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियली बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, वहां पे बीजेपी की हार बीजेपी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं। तो ये जो सारे कारण थे उसमें केजरीवाल साहब को इन्होंने उठा लिया। अब जो है, जो लोग कहते थे कि बी टीम है, वो तो अब बीजेपी के लिए नासुर बन गए हैं। वो तो सीधा चुनौती दे रहे हैं, जेल जाने से भी नहीं डरे हैं। और दूसरा वो बाबा फिर बुड़कवा बाबा फिर निकले हैं, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे को तो भाजपा वाले ही निकालते हैं टाइम टू टाइम भाजपा वाले ही करते हैं कि भाई कुछ बयान दो। भाई उस पूरे रामलीला मैदान के मूवमेंट को आप देखिए, रामलीला मैदान के जो मूवमेंट में जो लेफ्ट विंग है वो किनारे हो गया, प्रशांत भूषण थे, चाहे वो जोगिंदर यादव थे, वो भी शायद होंगे ही, आनंद कुमार थे, वो तो किनारे हो गए। और एक जो क्या कहा जाता है, एक जो लॉबी है वो तो भाजपा के चरण चुंबक बने हुए हैं,
कुमार विश्वास को देखिए कितना, अब तो राम कथा भी कर रहे हैं। किसी जमाने में कपिल भाजपा के मिश्रा। खिलाफ कविताएं लिखते थे, अब राम कथा भी कर हम्म। रहे हैं। और आप ये देखिए कि किरण बेदी का तो आपने देख ही लिया था क्या हाल हुआ था। जी। इनमें जो सबसे एक पॉलिटिकली जो बहुत ज्यादा दिमागी रूप से जो सबसे जो जिनको बोल सकते हैं कि आप चालाक टाइप बोल सकते हैं या साथी, तो केजरीवाल थे। उन्होंने एक अलग रूट पकड़ के बीजेपी को सबसे पहले सेंध मार दिया। पहले कांग्रेस को मारा, लेकिन कांग्रेस का पतन अगर होता तो वहां पे निश्चित रूप से बीजेपी आती दिल्ली में। शीला दीक्षित हम्म। हारती, कांग्रेस की तो ये तैयारी थी बीजेपी की कि शीला दीक्षित हारेंगी तो हम ऑटोमेटिक हम ही होंगे। लेकिन वहां पे एक तीसरा बंदा आके बैठ गया कांग्रेस को अपदस्थ करके। ये बीजेपी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मेन वही बात केंद्र मैंने में। पहले कही। हाँ, आपने जो वही बात बात। कही, वही जो आपने जो बात कही कि बीजेपी कांग्रेस का अपना रियल रिप्लेसमेंट बना के चल रही थी, लेकिन एक छोटा सा नया ग्रुप जो 3 साल 4 साल पुराना ग्रुप बना हुआ आके इनको रिप्लेस कर गया। तो ये इनको बर्दाश्त हुआ नहीं, तो उसमें इन्होंने टारगेट किया और ये अब कई जगह डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे गुजरात में भी घुस गए। गुजरात में लगातार ये आरोप लगा कि केजरीवाल ने कांग्रेस को कमजोर किया है, लेकिन अल्टीमेट हम्म। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच आज गुजरात में समझौता हो गया। हम्म। तो बीजेपी ऑटोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है उसमें विश्वास रख रही है। तो उसमें है कि वो चाहती है बीजेपी की जो डेमोक्रेसी का जो ऑटोक्रेटिक जो रूप होता है, लिबरल डेमोक्रेसी नहीं, इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी नहीं, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी चाहिए। तो उसमें वो चाहती है कि जो विपक्ष के नेता हो अपने घर में बैठे, कागजों में रहें, चुनाव के टाइम में थोड़ा थोड़ा घूमे, अपना 1 2 3 सीट पे बैठे और उसके बाद सत्ता हमें चलाने दें। ये ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी बीजेपी चाहती है। वो ये कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी राज्य में विपक्ष का शासित कोई मुख्यमंत्री हो। वो कभी नहीं चाहेगी कि लोकसभा में विपक्ष की संख्या 50 और 100 से बढ़े। जैसे नरेंद्र मोदी जी का जो लास्ट भाषण था जिसमें उन्होंने कह दिया था साफ तौर पे कि आपको अगली बार दर्शक दीर्घा में बैठाएंगे हम लोग। तो वो एक ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी का जो मतलब कि जो एक सोच था वो दिखा रहा था। वो विपक्ष के सांसदों को सामने देखना भी नहीं चाहते, राज्यों में विपक्ष की सरकार को देखना नहीं चाहते। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उनके सीएम अरेस्ट हो ही रहे हैं, उनके जो अरेस्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके फाइनेंसेस को रोके जा रहे हैं। केरल कर्नाटक के फाइनेंस रोके जा रहे हैं। जो क्या कहा जाता है, जिन जो जो सरकारों को ये सीधा डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनके बिल्स को रोक रहे हैं। अब हालात ये आ गए हैं कि केरल की गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। वो इसलिए गई है कि राष्ट्रपति के पास बिल पेंडिंग है। अब राष्ट्रपति को केरल गवर्नमेंट ने पार्टी बना दिया वहां। तमिलनाडु के एन रवि कुमार को सुप्रीम कोर्ट से परसों तगड़ा झटका लगा है। तब उन्होंने शायद मंत्री आपको। का पद का शपथ दिलवाया, वो मंत्री पद का हाँ। शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह से हम्म। ये केंद्र सरकार जो है वो चाहती है कि सारा विपक्ष सरेंडर करके घर में बैठ जाए और हम हर जगह शासन करें। तो उनको ये नहीं पता कि भारत एक एथनिसिटी का नहीं है, एक रिलीजन का नहीं है, एक लैंग्वेज का नहीं है, एक जाति का नहीं है। ये रशिया या चीन नहीं है, यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी जब मजबूत सहयोगी नहीं मिल रहे हैं, छोटे छोटे 2 जिला के लीडरों को साथ लिए फिर रहे हैं, उसमें फिर अब इनके पास जब 400 पार है तो 400 पार का अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो ये तो डेमोक्रेटिक तरीके से जनता ही इनको जेल भेज देगी। आप इनको क्यों ईडी से गिरफ्तार करवा रहे हो? जनता ने इनको हरा देना है, घर में बैठ जाएंगे। भाई जनता जब इनको मान ही रही है कि ये डिफंक्ट लीडर है, केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे जितने भी विपक्ष के नेता हैं, तो चुनाव आ ही रहा है। आपको 400 पार तो मिल ही रहा है, आप तो खुद ही कर रहे हो कि हम 400 पार हम जाने वाले हैं। तो 400 पार जब जा ही रहे हो तो इनको जेल भेजने की क्या जरूरत है? ये बेचारों को घर पे भेज दो, अपना आराम से वहां पे झाड़ू पोछा लगाते रहेंगे राजनीति के बजाय। तो वो नहीं तो आप अरेस्ट कर रहे हैं, मीन्स के आपका मतलब है कि 400 पार का नारा जो है आप साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहे हैं। आपको 200 पार करना मुश्किल हो रहा है जो हालात बन रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे लोगों को आपने 16 सीट दे ही दिया लास्ट में, जो कहते थे कि हम बिहार में अपने बल पे सरकार बनाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये निश्चित रूप से इनके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी जो है संजीव जी, बढ़ एक गई है आखिरी और सवाल, इसीलिए एक आखिरी सवाल। जो जेल से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है सीएम का, जल मंत्री भी वही है, जल मंत्री का, तो क्या जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं और लोकसभा की तैयारी है? निश्चित रूप से उन्होंने, देखिए ये हुआ क्यों, केजरीवाल की इमीडिएट गिरफ्तारी का एक तत्कालिक कारण सुनिए क्या हुआ है। ये सब कारण तो मैंने जो बताया जो 6 महीने या साल से पक रहा था। एक बहुत बड़ी घटना हो गई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की घटना।
और इलेक्ट्रोल बॉन्ड की घटना के बाद सरकार को लग रहा था कि 31 जून तक हम इसको टाल टूल के निकल जाएंगे। एसबीआई को आगे किया, उनको लग रहा था कि 31 जून तक हमें टाइम मिल जाएगा। वो टाइम सुप्रीम कोर्ट से मिला नहीं और सुप्रीम कोर्ट से इनको काफी जलालत झेलनी पड़ी। हेडलाइंस बन रहे थे, हेडलाइंस में सारी बातें आ रही थी कि बीजेपी क्यों रोक रही है। हेडलाइंस में आ गया कि इसका मतलब मोटा माल बीजेपी ने खाया है। डाकू और चोरों की जो, देखिए, अगर साध किसी को चंदा देगा तो हम क्यों डरेंगे? कोई चोर डाकू देगा चंदा तभी ना हम डरेंगे। तो लोगों को हो गया कि 31 जून मांग रहे हैं, 30 जून मांग रहे हैं, 30 जून अगर मांग रहे हैं तो इसका मतलब चोर डाकू का जो चंदा है ये इनके पास आया है, ऐसे छिपा रहे हैं। अभी जब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद ये डिस्क्लोज हो गया तो देखे कि तो हेडलाइंस बन रहा है, तो इन्होंने इमीडिएट एक फैसला लिया कि हेडलाइंस को चेंज करो। हेडलाइंस को चेंज करने के लिए उन्होंने केजरीवाल के घर ईडी भेज दिया और अरेस्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिक ही हेडलाइंस चेंज हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने वहां भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। तो जैसे ही हेडलाइंस चेंज करके गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि अरे भैया वो तो जो लिकर किंग पिन है वो तो साला इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको भी पैसा दिया हुआ। वो तो भाजपा को ही सबसे ज्यादा माल दिया है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आम आदमी पार्टी ने किया, बेसिकली वो हड़बड़ाहट में एक इनके पास ऐसे लोगों की जमात है जो अब कुछ भी फ्रस्ट्रेशन में फैसला लिए जा रहे हैं। आपने गिरफ्तार करने से पहले सोचा तो होता कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड यहां भी नहीं पीछा छोड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो डाकू है इस ईडी खेल लीकर पॉलिसी का, वो तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और उसने अपने अरेस्टिंग के बाद आपको पैसा दिया और वो पैसा आपने भुना भी लिया, मतलब वो पैसा फटाफट भुनाया और फिर उसका तो उसको जमानत भी मिल गई। तो भाई उसको जब जमानत मिल गई तो केजरीवाल जेल में कैसे रहेगा? प्रधानमंत्री जी का एक भाषण याद है, गुजरात पैसा लेता नहीं पैसा देता है। देता है। अब सर एक बात देखिए, मेन डाकू बाहर तो जो छोटा डाकू कैसे अंदर रह जाएगा? और नहीं तो केजरीवाल साहब भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से कुछ देंगे उनको, भाजपा वालों को, यही तो चाह रहा है ना। और नहीं तो अब तो ये चाहिए कि कोर्ट में सारे प्रूफ रुका जाए कि भैया ये जो मेन डाकू है आया कैसे बाहर, इसकी ही एक जांच करवा लो। शरत रेड्डी बाहर कैसे आ गया जेल से, जमानत कैसे मिल गई और कितना चंदा दिया? तो ये जो हुआ ना कि ये केजरीवाल साहब ने, ये बेसिकली केजरीवाल ने जो आज जो चिट्ठी जारी करी है, तो हेडलाइंस अब नरेंद्र मोदी जो हेडलाइन चेंज करना चाह रहे थे बॉन्ड वाला, कल बॉन्ड वाला हेडलाइन फिर चला, अब आज चिट्ठी वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वाला हेडलाइन चल गया है, लगातार चल रहा है। तो अब जो है कि ये जो प्रधानमंत्री जी जो कैंपेन की योजना बना रहे हैं, तो हर जगह ये हेडलाइन उनका पीछा कर रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला हेडलाइन जो है। तो ये समस्या तो अब आ गई है इनके सामने कि जो आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, हाँ, और एक से मैं लीगल एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। ये बात लगातार उठ रही है कि क्या जेल से मुख्यमंत्री को हिला सकते हैं। ऐसा है कि इसका लीगल लकूना पे डिस्कशन करने के बाद ये पता चला कि 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का 2012-14 में जजमेंट आया था, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति अगर जेल में है, अगर वो गिरफ्तार है, तब भी वो अपने पद पे कायम रह सकता है। उसके लिए किसी भी पद पे बने रहने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, मतलब सजा के बाद की नहीं, सजा से पहले की, कि किसी को कोई भी अरेस्ट कर ले तो, कि क्या वो किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे रह सकता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें तय की थी। एक तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और गुड गवर्नेंस, ये 3 चीजों का अगर उस पर विश्वास प्राप्त है तो वो जेल से भी शासन कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी केजरीवाल है क्योंकि उनके पास बहुमत का विधायक है। मॉरलिटी में जो मेन डाकू है उसको तो जमानत मिल गया है, शरत रेड्डी को, तो वहां पे मॉरलिटी की बात भी नहीं रहेगी। अब आती है गुड गवर्नेंस, तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन मोदी जी को क्या है? गुड गवर्नेंस का फ्रस्ट्रेशन है दिल्ली मॉडल। दुनिया स्टडी कर रही है कि दिल्ली मॉडल है। कल जर्मनी ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी, जर्मनी के एम्बेसडर ने जो टिप्पणी करी है कि हमें उम्मीद है कि भारत के न्यायालय जो है वो स्वतंत्र है। मतलब कि पहली बार केजरीवाल की गिरफ्तारी पे
ये एक टिप्पणी आई है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विदेशी जो पावर्स हैं वो भी टिप्पणी कर रहे हैं, और उन्होंने कोर्ट से उम्मीद जताई कि इनको न्याय मिलेगा, जो जर्मन एम्बेसडर ने। और दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ब्लैक डे, इस ढंग से खबरें छप रही है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या वाशिंगटन पोस्ट, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक इलेक्टेड सीएम को अरेस्ट किया गया है, ये सारी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल की जब तुलना हो रही है, तो दिल्ली मॉडल में आता है फ्री बिजली, गुजरात मॉडल में आता है 11 रुपए बिजली। अब 11 रुपए बिजली यूनिट में, पर यूनिट में जब आता है, तो वहां की कंपनियों का डोनेशन भी दिखाया जाता है कि जिन कंपनियों ने बिजली का ठेका ले रखा है वो बीजेपी को डोनेशन कितना दे रही है, तो उसमें टोरेंट पावर का नाम आ जाता है। सबसे ज्यादा टोरेंट फर्मा, टोरेंट पावर, जो गुजरात में बिजली के बहुत बड़े सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बीजेपी को सबसे ज्यादा उन्होंने चंदा दिया है। तो जब दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल का जब चर्चा होती है, तो उसमें दिल्ली मॉडल भी इनको बहुत परेशान कर रहा था, गुड गवर्नेंस का। तो जो सुप्रीम कोर्ट का है मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, उसमें ये तय हो चुका है कि वो केजरीवाल जेल से भी फैसला ले सकते हैं, उसको उनको हटाया, उनको बार नहीं कर सकते कि आप फैसला नहीं ले सकते। चलिए, शुक्रिया संजीव जी। और मुख्य अभियुक्त को बेल, मुख्यमंत्री को जेल, क्या है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के सियासी मायने? क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रह के भी बीजेपी के नाक में दम कर सकते हैं? ये सवाल है। क्या हेडलाइंस, मीडिया, कैमरा, स्टार्ट, एक्शन, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया के अखबारों में क्या छप रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते रहिए अम्बेडकर नामा, इस पे चर्चा जारी रखेंगे। शुक्रिया संदीप, थैंक यू।